चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए बायोसारथी मेंटरशिप पहल का अनावरण किया। तो इस पहल के साथ इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 भी जारी की गई। IBER 2025 को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने तैयार किया है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। बायोसारथी पहल के विषय में देखते हैं तो 6 महीनों का एक कोहार्ट कार्यक्रम है जो संरचित मेंटर मेंटी जुड़ाव की सुविधा प्रदान करेगा। इससे उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यमियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा। यह पहल उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करेगी। इसके तहत विदेशों से विशेषज्ञों, विशेष रूप से भारतीय डायस्पोरा को अंतर्राष्ट्रीय मेंटर के रूप में शामिल किया जाएगा। भारत की जैव अर्थव्यवस्था तो 2014 में $10 बिलियन से 16 गुना बढ़कर 2024 में $165.7 बिलियन तक पहुंच गई थी। GDP में योगदान तो 4.3% तक। क्षेत्रवार योगदान क्या है तो 47.2% के योगदान के साथ बायो इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा योगदान करता है। इसके बाद बायो फार्मा, बायो सर्विसेज और बायो एग्री का स्थान है। क्षेत्रीय योगदान तो दक्षिण क्षेत्र ने राष्ट्रीय जैव अर्थव्यवस्था में 45.40% का योगदान दिया है। इसके बाद पश्चिम, उत्तर और पूर्व क्षेत्रों का स्थान आता है। राज्यवार योगदान तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्य प्रमुख योगदान करता है। स्टार्टअप भारत का बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम एक दशक पहले के मात्र 50 स्टार्टअप से बढ़कर आज 10,075 से अधिक स्टार्टअप्स हो गया है। भारत के जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण पहले तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट 2024, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 2024, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 2017, अन्य है राष्ट्रीय जैव अर्थव्यवस्था मिशन 2016 आदि। हालिया वर्षों में जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र में हासिल हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियां तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथोरमाइसिन को लॉन्च किया गया है। इम्यूनिल थेरेप्यूटिक्स ने एडल्ट बी सेल नॉन हॉस्किन लिम्फोमा के लिए क्वाटरमी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च की। जीनी को लॉन्च किया गया तो ये अनुकूलित स्वास्थ्य अंतर्दृष्टि के लिए एक व्यक्तिगत जीनोमिक्स प्लेटफॉर्म है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था की सफलता के प्रमुख स्तंभ तो क्षमता निर्माण, मानव पूंजी व अवसंरचनाओं में निवेश, नवाचार इकोसिस्टम, एक मजबूत अनुसंधान परिवेश का सृजन करना, उत्पाद का व्यवसायीकरण तो सार्वजनिक निजी भागीदारी और सहयोगात्मक मॉडल्स विकसित करना, और संतुलित अनुसंधान तो मौलिक व अनुवादात्मक अनुसंधान के बीच रणनीतिक संतुलन स्थापित करना। ठीक है, फिर देखते हैं अगली न्यूज जो है, जिला खनिज प्रतिष्ठान व्यवस्था के 10 वर्ष पूरे हुए। केंद्र सरकार ने 2015 में खान एवं खनिज यानी विकास एवं विनियमन अधिनियम में संशोधन के माध्यम से खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना का प्रावधान किया। जानते हैं इसके विषय में तो जिला खनिज प्रतिष्ठानों को 23 राज्यों के 645 जिलों में गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। उद्देश्य है खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करना। DMFS की संरचना एवं कार्य को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। DMFS को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस योजना के तहत 70% निधि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों के लिए और 30% अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों के लिए दी जानी चाहिए। एकत्रित धनराशि DMFS ने 1,03,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि एकत्रित की है। DMF और PMKKY से संबंधित प्रमुख मुद्दे देखते हैं तो निधि का पूरा खर्च ना हो पाना, इसके तहत आधे से अधिक धन खर्च नहीं किया गया है। ऐसा इस कारण क्योंकि निधि का सही तरीके से उपयोग और प्रबंधन नहीं किया जाता है। केवल 3 राज्यों ने उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों के लिए 70% से अधिक धनराशि आवंटित की है। स्थानीय प्रतिनिधित्व का अभाव तो DMF निकायों में अधिकारियों और राजनीतिक सदस्यों का प्रभुत्व है। साथ ही केवल 5 राज्यों में शासी निकायों में खनन प्रभावित समुदाय शामिल है। योजना का अभाव तो 2022 के निर्देश के बावजूद किसी भी जिले ने 5 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना प्रकाशित नहीं की है। प्रभाव का आकलन तो DMFS ने अपने निवेशों की प्रभावशीलता को मापने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा या प्रभाव आकलन नहीं किया है। आगे की राह क्या है तो खनन प्रभावित समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए DMF निकायों का पुनर्गठन करना चाहिए। विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र DMF निवेश बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए और DMF निवेश को जस्ट ट्रांजिशन के अनुरूप किया जाना चाहिए। फिर अगली न्यूज है हमारी, संसदीय लोकलेखा समिति ने GST फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा की मांग की। तो GST फ्रेमवर्क की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले मुद्दे देखते हैं कौन से हैं। MSMEs की समस्याएं,
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जटिलता और प्रशासनिक बोझ के कारण एमएसएमईज जीएसटी फ्रेमवर्क के मौजूदा प्रावधानों का पालन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। निर्यातकों की समस्याएं, तो अक्सर यह देखा गया है कि निर्यातकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड काफी देर से दिया जाता है। इस वजह से उन्हें नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना पड़ता है और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कम हो जाती है। स्टील रोलिंग मिलों की समस्याएं, तो स्क्रैप डीलर जीएसटी का भुगतान नहीं करते, जिससे इन मिलों को दोहरे करों का भुगतान करना पड़ता है और वे आईटीसी का क्लेम भी नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ व्यवसाय उन राज्यों में स्थानांतरित हो रहे हैं जहां जीएसटी में छूट मिलती है। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र द्वारा कर चोरी, तो यद्यपि हाल ही में जीएसटी कानून में इस क्षेत्र को लक्षित करने वाले संशोधन किए गए हैं, फिर भी अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के कारण कर चोरी निरंतर जारी है। 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया जा रहा है। ऑनलाइन मनी गेमिंग में आपूर्तिकर्ताओं के लिए आईजीएसटी अधिनियम के तहत सरलीकृत पंजीकरण योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जीएसटी आसूचना महानिदेशालय को अधिकार दिया गया है कि वह मध्यवर्तियों को आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकते हैं। आगे की राह, तो विशेष रूप से एमएसएमईज के लिए डिजाइन किया गया सरलीकृत जीएसटी अनुपालन फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए। निर्यातकों के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक रिफंड प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इससे निर्यात से संबंधित उनके आईटीसी दावों का शीघ्र निपटारा करने में मदद मिलेगी। अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा अपनाए गए रेवेन्यू स्ट्रीमिंग मॉडल्स को समझने के लिए व्यापक स्वतंत्र अध्ययन किया जाना चाहिए। तदनुसार दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। ठीक है, देखते हैं जीएसटी के विषय में। तो जुलाई 2017 में शुरू किया गया संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के बाद लागू। व्यापक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर तो आपूर्ति श्रृंखला के हर स्तर पर लगाया जाता है। यह कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट को समाप्त कर सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यह व्यवसायों को इनपुट के रूप में खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर पहले से भुगतान किए गए जीएसटी के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है। जीएसटी में समाहित किए गए केंद्रीय कर, तो सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधि और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम 1955 के तहत उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा अधिभार और उपकर। जीएसटी में समाहित किए गए राज्य कर, तो वीएटी या बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, क्रय कर, मनोरंजन और आमोद प्रमोद कर, निकायों द्वारा लगाए गए करों को छोड़कर विलासिता कर, चुंगी और प्रवेश कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर, विज्ञापनों पर कर, राज्योपकर और अधिभार। ठीक है, ये बात की जीएसटी की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क क्षेत्र में सबसे बड़े अवसंरचना निवेश ट्रस्ट मुद्रीकरण का कार्य पूरा किया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट ने चौथे चक्र की फंडरेजिंग में लगभग 18,380 करोड़ रुपए जुटाए। एनएचआईटी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2020 में स्थापित अवसंरचना निवेश ट्रस्ट, इसका उद्देश्य भारत के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम में योगदान देना है। अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के विषय में देखते हैं। तो संरचना निवेश ट्रस्ट निवेश जुटाने के साधन है। ये वास्तव में म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह कार्य करते हैं। अवसंरचना निवेश ट्रस्ट किसी व्यक्ति या संस्था को अवसंरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। एक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट सीधे या किसी स्पेशल पर्पज व्हीकल या होल्डिंग कंपनी के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकता है। अवसंरचना निवेश ट्रस्ट टोल रेंट, निवेश पर ब्याज या लाभांश के रूप में आय अर्जित करते हैं। अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के यूनिट होल्डर्स को ब्याज, लाभांश और रेट से आय पर कर चुकाना होता है। इनका विनियमन देखते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अवसंरचना निवेश न्यास विनियम 2014 के तहत प्रशासित किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के अनुसार INVITS को अपनी कुल आय का कम से कम 90% निवेशकों को वितरित करना आवश्यक है। इनको वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन यानी सरफेसी के तहत उधारकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनके प्रकार देखते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के INVITS, निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध INVITS तथा निजी क्षेत्र के गैर सूचीबद्ध INVITS। इनके लाभ देखते हैं। तो रिटेल यानी व्यक्तिगत निवेशक बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। लघु निवेशक कम राशि भी निवेश कर सकते हैं। ये निवेश लिक्विड होते हैं, यानी निवेशक जब चाहे INVITS की यूनिट्स बेच सकते हैं, क्योंकि ये शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होती है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के विषय में देखते हैं। तो यह सरकार और उसके संस्थानों के लिए अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके नए राजस्व अर्जित करने की प्रक्रिया है। भारत का मुद्रीकरण कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, यह नीति आयोग की योजना है। इसका उद्देश्य 2022 से 25 के दौरान सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है।
दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना, तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इस योजना के तहत मुद्रीकरण से 10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य योजनाएं तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना आदि। देखते हैं अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के विषय में। तो स्पॉन्सर अवसंरचना कंपनी या प्राइवेट इक्विटी कंपनी। मुख्य कार्य है INVIT की स्थापना, अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों का हस्तांतरण। तो देखते हैं हस्तांतरण। INVIT ट्रस्ट तो अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है। प्राथमिक कार्य है अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों धारण करता है और निवेश यूनिट्स जारी करता है। निवेशक तो स्वामित्व हिस्सेदारी के रूप में यूनिट्स प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगली न्यूज हमारी जो है WHO ने मानसिक स्वास्थ्य नीति एवं रणनीतिक कार्य योजनाओं पर नए दिशा निर्देश जारी किए। WHO के नए दिशा निर्देशों ने इसके 2004 के मानसिक स्वास्थ्य नीति फ्रेमवर्क और सेवा दिशा निर्देश पैकेज की जगह ली है। नवीन दिशा निर्देश राष्ट्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसमें इस पर जोर दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मुख्य घटक के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के विषय में देखते हैं तो WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य बेहतर मानसिक स्वास्थ्य या मनोदशा से है। यह लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने और काम करने तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। भारत में स्थिति तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित है। मानसिक स्वास्थ्य नीतियों में सुधार की आवश्यकता तो वैश्विक प्रतिबद्धता, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर कन्वेंशन, यह मनोवैज्ञानिक दिव्यांगता सहित दिव्यांगता के सभी रूपों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। WHO की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013 से 2030, तो इसके तहत 80% समर्थन देने वाले देशों से 2030 तक उनके मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियों को अपडेट और कार्यान्वित करने का आह्वान किया गया है। देखभाल तक सीमित पहुंच, तो कुछ देशों में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले 90% लोगों को कोई देखभाल सुविधा नहीं मिलती है। वित्त एवं संसाधनों का खराब आवंटन, तो मानसिक स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बहुत कम है, जो वैश्विक औसत पर स्वास्थ्य बजट का केवल 2% है। अक्सर समुदाय आधारित देखभाल की बजाय पुरानी संस्थाओं पर धन खर्च किया जाता है। समावेशन की कमी, तो CRPD की मूल भावना के विपरीत मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे लोगों को लंबे समय से व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णयों से बाहर रखा गया है। ठीक है, देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए 5 प्रमुख नीतिगत क्षेत्र। तो नेतृत्व और गवर्नेंस को मजबूत करना, समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, कार्यबल विकास, व्यक्ति केंद्रित आकलन और हस्तक्षेप, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका का विस्तार। ठीक है, अब देखते हैं अपनी आगे की न्यूज। बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है एमिनेट डोमेन का सिद्धांत। तो सुप्रीम कोर्ट ने DAMB बनाम भगवान देवी केस 2025 में अपने फैसले में यह कहा कि एमिनेंट डोमेन के तहत सरकार ने किसी सार्वजनिक कार्य के लिए जमीन अधिग्रहित की है तो बाद में कोई निजी समझौता करके या किसी और के दावे से उस जमीन को वापस नहीं लिया जा सकता है। एमिनेंट डोमेन सिद्धांत के तहत सरकार किसी भी निजी भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित कर सकती है, बशर्ते उस भूमि का उचित मुआवजा दिया गया हो। मामले की पृष्ठभूमि, तो दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ने अनाज मंडी स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया। 1986 भगवान देवी को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 94 के तहत मुआवजा दिया गया। बाद में भगवान देवी ने भूमि के कुछ हिस्से पर अपना दावा किया तथा उसका कुछ हिस्सा वापस प्राप्त करने के लिए DAMB के साथ एक निजी समझौता किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस समझौते को रद्द कर दिया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। फिर नेक्स्ट है युवा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष युवा ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। देखते हैं इसके विषय में। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ विशेष रूप से भारतीय युवाओं द्वारा युवा केंद्रित कार्य सह निर्मित किए जाते हैं। ये युवा अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं। उद्देश्य है महिलाओं और हाशिए पर रहे समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए युवाओं के लिए कौशल निर्माण तथा सामाजिक, आर्थिक एवं रूपांतरकारी अवसरों का सृजन करना। इससे भारत के 350 मिलियन युवाओं की क्षमता को साकार किया जाएगा। यह नवोन्मेषी समाधान संभव करने, सीखने से लेकर आय अर्जन करने तक के लिए बदलाव के लिए रास्ते तैयार करने और युवाओं के नेतृत्व में जलवायु कार्यवाही करने के लिए सार्वजनिक निजी युवा साझेदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो भारत ने अपनी पहली स्वदेशी 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन विकसित की। इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र आदि की साझेदारी से विकसित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी, तो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च
यानी समीर मुंबई। एमआरआई के विषय में देखते हैं तो यह एक नॉन इनवेसिव मेडिकल इमेजिंग परीक्षण है। इसका इस्तेमाल शरीर के कोमल ऊतकों को देखने के लिए किया जाता है। इसमें बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक्सरे के विपरीत एमआरआई टेस्ट के दौरान कोई आयनकारी विकिरण उत्पन्न नहीं होता है। एमआरआई स्कैन से प्राप्त छवियों में अंग, हड्डियां, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। फिर नेक्स्ट है T800 कार्बन फाइबर। तो लोक लेखा समिति ने T800 कार्बन फाइबर परियोजना के समय से पहले बंद होने की सूचना दी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने 2006 में आयात प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के लिए NAL का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि उसके पास T300 फाइबर बनाने का अनुभव था। हालांकि देरी के कारण 2019 में यह परियोजना बंद कर दी गई थी। इसके विषय में देखते हैं, प्रक्षेपण यानों, अंतरिक्ष यानों के टैंक्स और गगनयान मिशन के लिए बेहद जरूरी है। कार्बन फाइबर पतले कार्बन तंतुओं से बना होता है। यह हल्का होने के साथ साथ बहुत मजबूत भी होता है तथा इसकी तन्यता क्षमता भी उच्च होती है। स्वदेशीकरण की आवश्यकता, तो दोहरे उपयोग की संभावना और भू राजनीतिक जोखिमों के कारण इसका स्वदेशी उत्पादन महत्वपूर्ण है। प्रमुख आपूर्तिकर्ता तो टोरे जापान, फार्मोसा ताइवान, होनसुंग दक्षिण कोरिया और हेक्सेल संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूक्लिड टेलीस्कोप। तो यूक्लिड टेलीस्कोप ने 26 मिलियन आकाशगंगाओं के हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज कैप्चर की। देखते हैं इसके विषय में। इसका नाम प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड के नाम पर रखा गया, जिन्होंने ज्यामिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यूक्लिड एक पूर्णतः यूरोपीय मिशन है। इसका निर्माण और संचालन नासा के योगदान से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। इसका व्यास 1.2 मीटर है। उद्देश्य है, यूक्लिड पिछले 10 अरब वर्षों में ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करेगा तथा यह जानकारी देगा कि ब्रह्मांड का विस्तार और संरचनाओं का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही यह डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण के संबंध में भी जानकारी प्रदान करेगा। यह 10 अरब वर्ष दूर स्थित अरबों आकाशगंगाओं का अवलोकन करके 3D मानचित्र तैयार करेगा। तो यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 2 पर स्थित है। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार। तो जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को अक्सर गणित का नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, डी मॉड्यूल्स और क्रिस्टल बेसिस में उनके कार्यों के लिए दिया गया है। इसके विषय में जानते हैं। पुरस्कार हर साल गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। एबेल ने सामान्य पंचम समीकरण को मूलांकों की मदद से हल करने की असंभवता को सिद्ध किया था। वे दीर्घवृत्तीय फलनों के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था। इसे नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रथम विजेता जीन पियरे सेरे 2003। पुरस्कार राशि तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर और एक कांच की पट्टिका दी जाती है। फिर नेक्स्ट है GSAT-18 संचार उपग्रह। तो GSAT-18 उपग्रह पर लगे 6 ट्रांसपोर्टर्स 2027 तक अप्रयुक्त रहेंगे। इस तथ्य के मद्देनजर लोक लेखा समिति ने इस उपग्रह से जुड़ी अनावश्यक लागत पर चिंता जताई। इसके विषय में देखते हैं। इसे 2016 में फ्रेंच गुयाना में एरियन 5VA231 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसे पहले भू तुल्यकालिका अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया था, बाद में इसे भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया। ट्रांसपोंडर्स तो 3 आवृत्ति बैंडों में कुल 48 नॉर्मल सी बैंड, अपर एक्सटेंडेड सी बैंड तथा क्यू बैंड। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद। तो NCEVT ने योग्यता प्रमाण पत्र आदि प्रदान करने वाली संस्था के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक शिक्षा संस्थान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। अब NIST शिक्षार्थियों को योग्यता प्रमाण पत्र आदि दे सकता है तथा उनका मूल्यांकन और उन्हें प्रमाणित भी कर सकता है। NIST केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी नोडल संस्थान है। इसके विषय में देखते हैं। इसे 2018 में स्थापित किया गया था। NCVET तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र के लिए विनियामक निकाय है। मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। मुख्य कार्य योग्यता प्रमाण पत्र आदि प्रदान करने वाली संस्थाओं, आकलन करने वाली एजेंसी और कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं को मान्यता देना एवं विनियमन करना। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के आधार पर योग्यताओं का अनुमोदन करना। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, जो है माता कर्मा। डाक विभाग ने माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया। माता कर्मा के विषय में तो वे साहू तेली समुदाय से संबंधित थी।
वे एक भक्ति संत और समाज सुधारक थी। माता कर्मा अपनी अटूट भक्ति और सामाजिक योगदान के लिए जानी जाती है। प्रमुख योगदान तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने पुरी में माता कर्मा की खिचड़ी को स्वीकार किया था। तभी से पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में माता कर्माबाई की खिचड़ी का पहला भोग भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। सामाजिक सुधार, तो अस्पृश्यता व रूढ़िवाद का विरोध किया तथा महिलाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया। मूल्य है साहस, निस्वार्थ सेवा और समर्पण। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।